बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं चाहिए। अच्छा, आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है और ओरिएंटेशन है अपने इस कोर्स की। आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार टेक्स्ट पढ़ना? अच्छा, यानी बाकी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ। ठीक है सर, सबसे पहले दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जिसको हम डिस्कस कर लें और एक नतीजा निकालने की हमारी इस बार की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। नॉर्मली होता ये है कि आप प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं करते कि आपने क्या करना है और उसको फॉलो नहीं कर पाते। अगर कुछ प्लान करते हैं तो इधर ही बैठ जाइए। सबसे पहले हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि आप जिससे पढ़ रहे हैं उस पर एतमाद होना चाहिए। जिस किताब से पढ़ रहे हैं उस पर और जिस टीचर से पढ़े उस पर। अगर आप इन दोनों चीज़ों पर, जिस चीज़ पर आपको एतमाद नहीं है उसको छोड़ दें। अगर आपको लगता है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है लगता नहीं है इसको खुद आता है, उस टीचर से मत पढ़ें। उसकी वजह यह है कि सर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक घंटा आप उस टीचर से पढ़ें और उसके बाद एक घंटा उसको वेरीफाई करेंगे ठीक पढ़ा है या नहीं पढ़ा। यार मेरा पॉइंट पिक करें तो जिस बुक से पढ़ें उस बुक पर एतमाद करें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक बार उस किताब से पढ़ें और अगली बार फिर उसको वेरीफाई करेंगे ये ठीक लिखा हुआ है या नहीं लिखा। या मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जो बुक पढ़ें एतमाद करें, जिस टीचर से पढ़ें उस पर एतमाद करें। अगर आप उस पर एतमाद नहीं कर पा रहे या आपको डाउट लग रहा है या आपको लग रहा है पता नहीं इन्होंने खुद किया पढ़ा भी हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, वो कहते हैं ना एक पेश इमाम होते हैं, आप उनके पीछे नमाज़ पढ़ने लगते हैं। जो वो हरकत कर रहे होते हैं ना, उन्होंने रुकू किया तो आपने रुकू करना है, उन्होंने सजदा किया तो आपने सजदा करना है। ना आप ये कहें कि यार मुझे लगता है कि ये डांसर है बंदा, आपके दिल में ये चल रहा है ये बंदा तो गाने गाता है और डांसर है, ये क्या नमाज़ पढ़ेगा और क्या हम इसके पीछे क्यों नमाज़ पढ़ें। अब आप नमाज़ पढ़ तो रहे हैं, दिमाग में आपके क्या चल रहा है कि इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यकीन करें उसके पीछे नमाज मत पढ़ें, आराम से फुरादा नमाज पढ़ लें। इस शक में रहते हुए कि पता नहीं ये बंदा ठीक है या नहीं, इस काबिल है कि हम इसके पीछे नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। आप मेरा पॉइंट पिक करें तो अगर आपको अपने टीचर की क्वालिफ़िकेशन पे, अपनी टीचर की कम्युनिकेशन पे, अपने टीचर की कॉम्पिटेंस पर डाउट है तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस बात की होगी कि ये बंदा ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा। और उसके बाद फिर अगर आप उसको खुद वेरीफाई करेंगे तो आपके पास टाइम बहुत ज़ाया कर देंगे, जो नहीं करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात यही मैं कहता हूँ किताब के बारे में। आपने किताब पढ़ी और आपको लग रहा है यार मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं लिखा हुआ, फिर आप गूगल पे जाते हैं, लिखते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, फिर उसमें से निकालते हैं सेक्शन नंबर 57, फिर उसके बाद उस पूरे सेक्शन को पढ़ के इस किताब के साथ कंपेयर करते हैं और फिर नतीजा निकालते हैं कि हाँ ये देखा ये ठीक नहीं लिखा हुआ, या नतीजा ये निकलता है कि ठीक लिखा हुआ है। मैं दोनों केसेस में समझता हूँ कि नहीं पढ़नी चाहिए वो वाली किताब। क्यों? कि सर आप उस किताब को वेरीफाई करने, आपको ये प्रोजेक्ट थोड़ी मिला कि चेक करके बताओ ये ठीक है या नहीं ठीक, या आपको ये प्रोजेक्ट थोड़ी मिला कि चेक करके बताओ ये पढ़ाने वाला काबिल है या नहीं काबिल। आप मेरा पॉइंट पिक करें, बैठें, पढ़ना शुरू करें।
अगर आपको लगता है कि ये आप रिलाई नहीं कर पा रहे, आपका ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा, तो मत पढ़ें। मगर ये वाला जो दरमियान वाली कन्फ्यूजन है ना, या ये वाला पॉइंट के आप उसको वेरीफाई करते रहें, वो बहुत बड़ा टाइम वेस्टेज है। मैं जनरली बच्चों को ये बात बताता हूँ। तो ख़ास तौर पे कुछ पोस्ट एडल्ट में बच्चे कुछ पहले भी शायद किसी टीचर से पढ़े हों, तो वो कन्फ्यूजन में ना रहें। एक कश्ती में सवार हो, सीधा चले, इंशाल्लाह पास होकर साइड पे कर देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाएं, लेकिन जब आप टीचर चेंज करते हैं ना, तो पुरानी याद आती है, उस पर आपने यार ठीक है, इंशाल्लाह एक कश्ती पर सवार होना है, पेपर पास करना, ये ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम मरीम नाम है, मैं क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हूँ। 2 साल इंडस्ट्री में काम किया। मैं जब इंडस्ट्री में काम करता ना, तब भी साथ साथ पढ़ा रहा था। फिर मुझे समझ आई कि यार ये वाला काम, मैं जब पढ़ाता था तो मेरा फीडबैक बड़ा अच्छा था, तो मैंने फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। वो बच्चों का फीडबैक बढ़ता रहा, वो ऐसा बढ़ा कि मैंने सोचा इंडस्ट्री छोड़ो, ये ज़्यादा बिक रहा है, इस पर ध्यान दो। ये शुरू कर दिया टीचिंग। 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और मैं फुल टाइम टीचर हूँ। वो वाला मामला नहीं है कि बस ये 1 घंटा पढ़ा के मैंने फौरी ऑफिस पहुँचना है। मुझे कोई काम नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। और मैं मानता हूँ, मेरा बिलीव है कि जो फुल टाइम टीचर होता है वो जिस लेवल पर पढ़ा रहा होता है, जितनी डिटेल में पढ़ा रहा होता है, या जितना डिटेल में वो पोस्ट क्लास सपोर्ट कर सकता है, वो कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। एक टाइम था टीचिंग का मतलब था 1 घंटा पढ़ाना। आज टीचिंग का मतलब 1 घंटे की क्लास पढ़ाकर 23 घंटे सपोर्ट करना है। ये आदत हमने ही बच्चों को डाली है, लेकिन वो ऐसी आदत पड़ गई कि बच्चा रात 1 बजे मैसेज करता है और सुबह 9 बजे मेरी क्लास में कहते सर आपको जवाब दिया है, कल का मैसेज किया, आप जवाब नहीं देते। उसको लगता है कि ये आसानी दे दी बच्चे के पास इतनी कि आज मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे की जेब में टीचर है, जेब से फ़ोन निकाला, व्हाट्सएप कर दिया। 2017 में CA में पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप से मैं लेके आया था। जब मैं ICAP लाइब्रेरी में गया और मैंने बच्चों से सबसे फ़ोन नंबर लिया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लासेस पढ़ाता रहा और वो बढ़ते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंडिंग में आ गया। 2021-22 के बाद तो, कोविड के बाद तो ये नॉर्म बन गई, वरना उससे पहले एक बड़ी यूनिक चीज़ थी। तो बहरहाल अब ये सर्विस उस एक लिमिट से या उस 1 घंटे 1.5 घंटे से बाहर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल पढ़ाया और पढ़ाता ही चले गए। फिर जब आप एक काम करते हैं और दिल से कर रहे होते हैं, तो आप खुशी मिल रही होती है, उसके पैसे भी मिल रहे हो तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक हो गया, रिकग्निशन भी मिलने लग गई, पैसे भी मिलने लग गया और मज़ा भी आ रहा था काम करते चले गए। टैक्स का सब्जेक्ट है, पहले मैं ऑडिट पढ़ा रहा था, अब ऑडिट सोली सर आतिफ पढ़ा रहे हैं, यानी उस एरिया में सर आतिफ पढ़ा रहे हैं। और जो डेटा और रिस्क वाला पेपर है इंशाल्लाह जो अगली अटेम्प्ट में आ रहा है, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। CFAP लेवल पर ऑडिट पढ़ाया है। टैक्सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट सर्टिफिकेट हैं स्टूडेंट के। और पिछले 4 साल में मेजॉरिटी ऑफ द सेशन जो ICAP ने कंडक्ट किए हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन कैफ, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आध के अलावा बाकी सारे मैंने पढ़ाए हैं ICAP में, जो रिविजन क्लासेस होती हैं। ये प्रोफाइल है, जिसको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यार एक रिलायंस हो के यार हम पढ़ें और ध्यान से पढ़ना। अब अगला स्टेप ये सोचे कि हमने पढ़ना कैसे है, और हमने जो 10 साल में आपको पढ़ाया है उसमें हमने कहाँ पर देखा है कि बच्चा प्रॉब्लम में आता है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। आम तौर पे ऑनलाइन लेक्चर में और
अक्सर फिजिकल क्लासेस में भी मैंने ये चीज़ देखी है, मैं उसको एड्रेस करता हूँ। बच्चे आमतौर पे शाय होते हैं कि टीचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। ज़हन में सवाल आ रहा है लेकिन आप उसे दबाते हैं कि अच्छा पूछ लेंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर पूछें, बल्कि आप उसी वक्त पूछें। उसकी वजह ये कि सर टीचर आपके सामने मौजूद है, टीचर आपको बताना चाहता है, आप पूछना चाहते हैं, दरमियान में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आम तौर पे चूँकि क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है कि बच्चा थोड़ा सा हिचकिचाता है कि कोई बच्चा मजाक करेगा या कोई बच्चे हंस देंगे। तो हम फर्स्ट डे कह देते हैं कि भाई आप किसी के सवाल पर ना हंसें और किसी का मजाक ना उड़ाएं ताकि कोई आपका भी ना उड़ाए। क्योंकि सिंपल मैंने ये देखा है कि एक बच्चा है, अगर उसके सवाल पर किसी ने मजाक कर दिया है तो वो बस फिर आराम से बैठा दुआ करता रहेगा कि या अल्लाह अब ये सवाल करें तो मैं साहब बराबर करके घर जाऊँ। अच्छा, वो सवाल करेगा ही नहीं, उसे भी पता है कि ज़ाहिरी बात है मैं सवाल कैसे पूछूँ, वो है वो निशाना बांध के बैठा हुआ। अल्टीमेटली उससे होगा ये कि 2-4 लोग जिन्होंने सवाल और बाकी क्लास डिस्करेज हो जाएगी। अब जिसने सवाल पूछना था वो नहीं पूछ सकेगा, जेन्युइन सवाल भी नहीं पूछ सकेगा जो पूछना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि सवाल करने और खुल के करने, और कभी भी ये नहीं सोचना कि बाकियों को ये आता होगा। भाई मुझे नहीं आता, मैं सीखने के लिए आया हूँ यहाँ पर। फिर आप सारा घर बार छोड़ के इंस्टीट्यूशन के अंदर आके बैठे हैं और फिर भी यानी एक बच्चा घर में कुएं की तस्वीर देख रहा है, उसको प्यास लगी है, उसकी समझ आती है। लेकिन एक बच्चा जो कुएं के पास पहुंच गया है तो फिर भी प्यासा है, दैट डजंट मेक सेंस। आप सब लोग, जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, एक व्हाट्सएप की दूरी पे है उसका टीचर। जो बच्चा फिजिकली मौजूद है क्लास में, उस वक्त जहन में सवाल है उस वक्त पूछें। ऑनलाइन वाला जिस वक्त जहन में सवाल है पूछें, हम आपकी सपोर्ट के लिए हैं, मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह कि आपकी क्यूरीज को एड्रेस करें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप फिजिकल वालों के लिए भी है, और उसके अलावा मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि यार आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे, फिजिकल वालों को भी कहता हूँ कि आप भी मुझे व्हाट्सएप कर दें। एट टाइम्स आप नई फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं या आपको घर जाके सवाल याद आता है, आप उसी वक्त व्हाट्सएप कर दें। इससे पहले कि सवाल भूले आप व्हाट्सएप कर दें, आपका सवाल भी रिकॉर्ड हो जाएगा और वो रेलेवेंट टीचर तक भी पहुंच जाएगा। रात के 2 बजे भी सवाल पूछे तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर मैंने कौन सा सोते हुए उठ के फ़ौरन पहले उसके सवाल का जवाब देना है। मैं जब होश-ए-वास में वापस आऊँगा तब उसको देख लूँगा। यानी एक बंदा, लेकिन आपका सवाल रेलेवेंट बंदे तक पहुँच जाएगा। तो सवाल पूछें और जितने ज़हन में आते हैं पूछें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सवाल पूछिए। व्हाट्सएप कह दिया आपको। इसके अलावा आफ्टर द क्लास आप कभी भी मुझसे पूछ के टाइम लेके मेरे पास आ सकते हैं, मैं हाजिर हूँगा आपकी क्यूरी के लिए, तो वो भी मौजूद है। उसके अलावा अगर आप कराची में बैठे हैं और आप एक डिस्कशन चाहते हैं तो सर आप मुझसे एक व्हाट्सएप पर टाइम ले लीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा, फ़ोन कॉल पर आप जो बात करना चाहते हैं कर लीजिए। आज उतना मुश्किल नहीं है टीचर से इंटरेक्ट करना। हम लोगों के दौर में हम सवाल जमा करते रहते थे, किताब का आखिरी 2 सफ़े भरे होते थे सवालों से। फिर उसके बाद सर को कहना सर टाइम दे देंगे ना कोर्स के बाद। फिर कोर्स के बाद टाइम मिलता था तो वो सर के पास जाते, सर कहते थे मैं क्लास से वापस आता हूँ, घंटा डेढ़ पहले वो क्लास पढ़ा के वापस आए। फिर उनसे सवाल यार ये तो पेपर में आता ही नहीं है। इस तरह के जवाब होते थे जो मुश्किल जवाब होते हैं, यानी पेपर में नहीं आता, या आप कल देख लेना, परसों देख लेना। आज चीज़ें रिलेटिवली आसान है और जो आसानी हम तक अल्लाह ने पहुँचाई हम चाहते हैं कि वो आप लोगों तक डिलीवर हो जाए। अच्छा जी, क्लास में फिजिकली मौजूद होना एक पॉइंट है और क्लास में एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना ये दूसरा पॉइंट है। मुझे हमेशा लगता है कि अक्सर मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ है, 2 लोग नमाज पढ़ें,
एक बंदा नमाज़ पढ़ते हुए ये सोच रहा है कि ये नमाज़ पढ़ते साथ ही मैंने दही लेनी है और इसके बाद मैंने घर जाना है, और फिर ये भी सोचा कि दही उसने लास्ट टाइम खट्टा दिया था, मैंने इस बार चेक करना है। ये लोग होते ही बड़े खबीस हैं। अब पढ़ नमाज रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। और एक बंदा नमाज में जो कुरान की आयत अलहम्द की सूरत पढ़ी जा रही है उसके तर्जमे को सोच रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है कि आलमीन के रब की हम्द है। ठीक हो गया? क्या इन दोनों की नमाज बराबर है? ये अच्छा, दोनों खड़े हैं फिजिकली, दोनों टाइम उतना ही खर्च कर रहे हैं एक ही एक्टिविटी पर, लेकिन दोनों की नमाज बराबर नहीं है। आप क्लास में मौजूद हैं, अच्छा मुझे ज़्यादा ये होता है कि आप टाइम खर्च इक्वली, दोनों बंदे उतना ही टाइम क्लास में खर्च कर रहे हैं। एक बंदा उससे कुछ सीख के जाता है और एक बंदा नहीं सीख पाता। क्यों नहीं सीख पाता? क्योंकि वो उस वक्त मेंटली प्रेजेंट नहीं होता, ध्यान से एक्टिवली बात को सुन नहीं रहा होता। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों लोग एक ही क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन वो इस्तिफादा सेम नहीं ले रहे होते क्लास से। उसकी वजह ये है कि वो उतना एक्टिवली सुन नहीं रहे होते। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये राइज होती है कि बच्चों को एक्टिवली देखना चाहिए। तो ये बच्चे तो मेरे सामने बैठे हैं, ज़रा ऊँगेंगे, हम पूछ लेंगे भाई खैर है, रात सोए नहीं, क्यों ऐसे कर रहे हो। और जो ऑनलाइन बैठा हुआ वो साथ साथ चाय भी पी रहा है, वो साथ साथ ये भी सोच रहा है कि यार लाइट पता नहीं गई है, अब आएगी कब। वो साथ साथ अपनी अम्मी से डांट भी खा रहा हो सकता है और साथ साथ पढ़ भी रहा हो सकता है। तो वो उतना एक्टिवली बातों को सीखता नहीं सीख पाता अगर वो उतना अटेंटिव ना हो, उतना ध्यान से लेक्चर ना ले रहा हो। बिल्कुल इसके बरक्स क्लास में बैठा हुआ गुम बच्चा बाज़ औक़ात उतना नहीं सीख पाता जितना ऑनलाइन एक्टिव सीख पाता है। तो ये वाइस वर्सा है। बात तवज्जो की है, तवज्जो आपको देनी पड़ेगी। चीज़ वो सीख लेगा जो तवज्जो देगा। मेरे मुताबिक अगर कोई मुझसे पूछे कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, तो उसकी एक लफ्ज़ उसके लिए नॉन सीरियस। देखिए कुछ बातें ऐसी जो आपको पता है और आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, और मुझे पता है कि मैं वो दोहरा के आपकी कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, लेकिन चलो पहली क्लास में मैं एक बार कह दूं, चूँकि साथ साथ कहना मुश्किल होगा। भाई असल गेम सीरियस होने की है, मेहनत उसके बाद शुरू होती है। पहले आप सीरियस होते हैं। सीरियसनेस का मतलब ये है कि आप डिफाइन करते हैं कि मेरे लिए ये पढ़ना मेरी किस प्रायोरिटी पे है। मतलब मैंने ये डिफाइन कर लिया था एक ख़ास पॉइंट पर कि यार अल्लाह ताला का कहना मानने के बाद मेरे लिए सबसे अहम प्रायोरिटी सीए की स्टडी करना है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मुझे पता है, अगर मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि भाई चलाओ मैंने एक शर्ट लेनी है, इकट्ठे चलें, तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मेरी क्लास है तो मैं उसको कहूँ यार मैं इस क्लास के बाद जाऊँगा। इतना प्रायोरिटाइज तो करें, इतनी इम्पोर्टेंस तो दें, इतने सीरियस तो हों। कुछ लोग ये ज्यूम करते हैं कि हम बिल्कुल सड़ जाए, हम मुंह बुरा सा बना लें, हम अपनी ज़िंदगी तबाह कर लें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त पढ़ रहे हो तो बहुत सीरियसली पढ़े और इसको प्रायोरिटी दें, ख़त्म हो जाए, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, खुशपाश रहें, घूमें फिरें दोस्तों के साथ। जी आ जाए। अच्छा जी, तो वो चीज़ें अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। देखिए आप क्लास के टेस्ट को लाइट लेना, होम असाइनमेंट को इजी लेना, क्लासेस अटेंटिवली ना लेना, ये सारी वो गलतियां हैं जो जनरली बच्चे कर रहे होते हैं। मैं ये हमेशा समझता हूँ कि ये असल में नॉन सीरियसनेस है। वो एक लफ्ज़ है उर्दू का जिद्दोजहद, हमने अक्सर सुना है पाकिस्तान बनाने के लिए कायदे ने बड़ी जद्दोजहद की। असल में वो लफ्ज़ है जिद्दोजहद।
ये जो लफ्ज़ है ना जिद, इसका मतलब है सीरियस। कुछ लोग आज जो है ना वो इस नसीहत से ही बात को पिक कर लेते हैं। कुछ लोग ना उस फेलियर की तलखी को देखते हैं और उसके बाद रियलाइज़ करते हैं कि यार हमें सीरियस होना। सर मेरा ख्याल है कि सीरियसनेस इज़ द की। सबसे पहले आप सीरियस होते हैं। हमारे ना हम जब पढ़ते थे ना, अभी पिछले दिनों वो दोस्त आया भी हुआ था हमारी तरफ, तो वो मैं उसको कह रहा था कि यार तू ना जब पढ़ते थे ना तो तू बड़ा ही सड़ा हुआ होता था। मैंने उसको कहा, ऐसे ही बैठे थे दोस्त, कहते यार तू सारा टेस्ट याद करके आया ना। तो वो कहते तो टेस्ट अब मुँह उठा के आ जाऊँ, याद करके ही आऊँगा ना। अब हम आमतौर पे दोस्तों को कहते हैं कि भाई तू बड़ा पढ़ता है, हम नहीं पढ़ते, इस तरह की बातें। वो जनाब इस तरह कौड़ा जवाब देता था, मैं बात करने वाला ही चुप हो जाएगा, मैं क्या बात करूं। सर पॉइंट ये कि वो सीरियस था, स्टेट अटेम्प्ट्स में उसने पास किया। अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं भी हैं अपनी लाइफ में, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप 4 बार फेल हों और आपको फेलियर सिखाए कि डिसिप्लिन होना। हमारे सीए का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप पढ़ना शुरू करते हैं और आप अगर आप टू द डिज़ायर्ड लेवल आप नॉलेज नहीं गेन करते, आप फेल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद पढ़ते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। तो भाई आप फेल होने से हो क्या रहा है? टाइम तो गुजर रहा है लेकिन आप आगे नहीं बढ़े, आप रुके हुए। ऐसे बच्चे हैं जो 2 अटेम्प्ट में कैफ पास कर लेते हैं, और ऐसे भी हैं जो 5 साल हो गए कैफ नहीं पास किया, वो आई कैप को ईमेल करेंगे प्लीज़ हमें डिस्क्वालीफाई ना करेंगे। यार आपके सामने होश की ये सारी बातें हैं ना, ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये है, असल मेन चीज़ है। आप उस बच्चे से कभी पूछें, ज़्यादा अक्सर बच्चे मजबूर भी होते हैं, लेकिन उसमें से जो लोग बहुत मजबूर नहीं हैं वो नॉन सीरियस है, करते हैं, देखते हैं, हो जाएगा। मैंने आपको बताया सबसे पहली प्रायोरिटी है अल्लाह का कहना मानना। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? सीए। बस इस चीज़ को अपने जहन में रखिए। अब मेरा सवाल आपसे अगला ये है, आप इस बात को मिसअंडरस्टैंड ना कर दें, इसके लिए बता दूँ। मेरा सवाल अगला आपसे कि अगर आपके अब्बू आपको कोई काम कहें तो आपको वो करना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए? अब्बू का कहना मानना वाजिब है, वो पहली कैटेगरी में फॉल करता है, अल्लाह ताला का कहना मानना। समझ आई है? तो आप उस बात को मानेंगे और दूसरे नंबर पे सीए आ जाएगा। सर समझ आ रही है? तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम माँ बाप का कहना ना माने। माँ बाप का कहना मानना तो फर्स्ट कैटेगरी में कह दिया ना, अल्लाह का कहना मानना, उसके अंदर ये फॉल कर जाती है। बहरहाल आगे चलते हैं सर। सीरियसनेस की वजह से आप रेगुलर नहीं रहते, पंक्चुअल नहीं रहते। सर आप सीरियस हैं, इसका मतलब है कि हर रोज़ 1:45 से 3 बजे तक आप ये वाली क्लास लेंगे। सीरियसनेस का तकाजा है कि आप कोई दिन ऑफ नहीं करेंगे और आप कोई किसी दिन लेट नहीं होंगे। ये सीरियसनेस है आपकी। अगर आप सीरियस हैं तो ऑटो पे आप रेगुलर पंक्चुअल होंगे। सीरियसनेस का तकाजा है कि आप रेगुलर टेस्ट देंगे। अब हमारा हर वीक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको देना है। सर आपको जो काम रिटर्न असाइनमेंट के तौर पे दी जाएगी वो आपने साथ के साथ परफॉर्म करनी है। अब होता क्या है, आप लोगों ने टेक्स्ट की किताब के साथ ही एक रजिस्टर भी ले लेना।
और फ्रॉम द डे वन आपने अपनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बुक पर और जो प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं वो रजिस्टर पर करनी। ये चीज़ें फर्स्ट डे ही बताने वाली हैं, आपको बता दी। बहुत सी चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूँ जो स्लाइड पे आ रही हैं और किताब में मौजूद नहीं है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें और उस रजिस्टर पर नोट कर लें। मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको ज़रूर शेयर किया करूँगा ताकि आपके ज़हन से अगर कोई बात उतर जाती है तो आप स्क्रीनशॉट से हेल्प लें, लेकिन अपने रजिस्टर पर नोट करें। सर जी अब कौन सा दौर है रजिस्टर पे नोट करने वाला, सारा कुछ तो PDF में। सर जी मसला ये है कि आपकी खोपड़ी में तो आना चाहिए ना। जब आप खुद लिखते हैं तो जो चीज़ आपके दिमाग में जैसे बैठती है वो चीज़ छपी छपाई प्रिंटेड फॉर्म में नहीं आती है आपके जहन में। इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा ना। तो सर इस वजह से वो स्पेसिफिक बातें जो मैंने किताब के अलावा आपको स्लाइड पर बतानी हैं वो आपने खुद नोट करनी है ताकि आपके ज़हन में वो चीज़ें बैठ जाएं। सर अगली डिस्कशन ये है कि सर आप आखिर आए, सोचा कि सर अली इमरान से पढ़ना है। एज ए स्टूडेंट आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअली हर बच्चा मुझे बताए और उसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि कोई एक्सपेक्टेशन गैप ना रहे और कम से कम आप एक बार कुछ बोलें, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डन सर जी। इंडिविजुअली वो पीछे एक भाई बैठे हैं वहाँ से शुरू करते हैं। आप इनको पॉज कर दीजिए। ऑनलाइन वालों को मैं कहूँगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी एक्सपेक्टेशन ज़रूर लिख के भेजिए। अच्छा आप लोगों ने जो मुझसे सारी बातें बताई उसका कंक्लूजन मेनली सबसे पहला ये कि थ्योरी और न्यूमेरिकल का एरिया जिसने अलग-अलग बताया अल्टीमेटली वो आसान हो जाए और पेपर पास हो जाए। मैं जब अच्छा अगर मैं अपने आप को स्टूडेंट के तौर पे रखूं तो मैं दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूं अपने टीचर से। सबसे पहली बात ये कि ऐसे पढ़ाएं कि समझ आए। देखिए अगर आप टीचर ने जो फ़लसफ़ा बताया है उससे एग्री नहीं करते तो गेम ही ख़त्म हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पे दो तीन बातें या थ्योरी वाले जिन बच्चों ने कहा है थ्योरेटिकल पोर्शन आसान हो उनको भी बता रहा हूँ। देखें एक बात ज़हन में रखना, थोड़ा मैं भी आज कैजुअल मूड में हूँ, आपको बताता हूँ। मैं ना एक ख़ास पॉइंट पर CM पर की पढ़ाई कर रहा था तो मैं ना अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में कुछ 16-18 दिन रहा हूँ। वहाँ पे बैठ के मैंने पढ़ा। वैसे हम लाहौर में ही रहते हैं, पढ़ाई की गर्ज से मैं वहाँ पे चला गया था। वहाँ पे हमारा एक दोस्त थे, वो हॉस्टल था उनके पास, वो कुछ लोग छुट्टियों पे गए हुए थे, मेरे पेपर थे। मैंने कहा यार मैं इधर बैठ के पढ़ूँ, उसने कहा आ जाओ। मैं उधर बैठ के पढ़ा। मैंने देखा कि मेडिकल वाले बच्चे जो हैं इनकी बड़ी बड़ी मोटी किताबें होती रही है, बड़ा पढ़ रहे होते हैं। अच्छा हम CA वालों को ज़रा एक तो वैसे ही लोग इतना कर देते हैं कि वो CA तो तूफ़ान आ गया, वो तो उनके अंदर वैसे ही फूक ही बड़ी होती है। फिर दूसरे नंबर पे मान भी होता है कि हम बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ये वो। अच्छा मैं भी उस वक्त फाइनल्स में था तो मुझे भी था कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़ी तोप चीज़ है। अच्छा जब उनके साथ जाके बैठे तो एक उस समय कहा कि ये आप कैसे पढ़ते हैं, ये आपके पास बुक थी? मेरे पास बुक थी। मैंने कहा कि यार बस वैसे ही टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए मैं इनको ज़रा समझते हैं, तैयार करते हैं। मैंने देखा कि वो एक हाइलाइटर उसके पास है, वो बच्चा बड़ा पढ़ने वाला था, टॉपर था। तो मैंने देखा कि वो रेलेवेंट चीज़ को अंडरलाइन कर, वो कह रहे यार बात ये, उसने मुझे एक बात की बात मुझे बड़ी सही लगी। उसने कहा यार अगर आपको एक चीज़ की समझ आ जाए ना तो फिर उसके बाद आपको रिटेन करना 2-3 बार पढ़ने के लिए काफ़ी है। यानी 2-3 बार पढ़ लें, एक बार आपको समझ आ जाए उसके बाद 1-2 बार 2 बार 3 बार पढ़ लें मैक्सिमम, आप उसको याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं ना आई भी तो फिर आप 10 बार पढ़ लें।
वो आपको फ़ायदा नहीं देती, ना ही वो आपकी नॉलेज का हिस्सा बनती। वो बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। बेसिकली आपको समझ आनी चाहिए, आप लॉजिकली कन्विंस होने चाहिए कि यार ये बात जो सर कह रहे हैं ना मुझे समझ आ रही है। जब लाल रंग का शरबत पानी के अंदर डलता है और हम पानी को घोलते हैं तो पूरे पानी का कलर रेड हो जाता है। ये बात आपको समझ आती है ना? यहाँ तक हमारी लॉजिक अकल मान रही है, हम वो बात एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ पर वो बात आपकी अकल तस्लीम नहीं करती वहाँ पर रुक जाएं कि यार मैं अब आपकी बात मुझे हजम नहीं हो रही। यानी मैं ये कहूँगी अगर ये पेन मैं अभी छोड़ूं तो ये पेन ऊपर चढ़ जाने लग जाएगा और फिर उसके बाद पहले राइट जाएगा और फिर लेफ़्ट जाएगा और फिर राइट जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं जब पेन पहली बार राइट ही गया उसके बाद किधर गया, तो आप कहेंगे सर असल बात यह है कि जब आपने कहा ना पेन छोड़ के ऊपर जाएगा, हम उस वक्त हमारा दिमाग बंद हो गया क्योंकि सर जो बात कर रहे हैं अभी हमारी खोपड़ी में नहीं आ रही। जब दिमाग आपका एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है एक बात, तो उससे अगले लेवल की बात आप समझ ही नहीं सकते। या मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, असल ये चीज़ है, आप लॉजिकली किसी चीज़ को समझिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद आपको वो चीज़ याद होती है, समझ आती है। लेकिन अगर आपका दिमाग एक चीज़ को कबूल नहीं कर रहा या आपको उस बात की समझ ही नहीं है, तो रीडिंग से कुछ नहीं होता। वो पाएँ 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, 50 बार पढ़ें, पेपर में सवाल आएगा आपसे हल नहीं होगा। क्योंकि हमारे पेपर में इस तरह का सवाल शायद 4-5 नंबर का ही हो जिसमें वो ये कहे कि ये दोबारा रिप्रोड्यूस कर दो। आपसे सवाल पूछेगा, आपको सवाल को समझना होगा, आपके पास जो नॉलेज होगी उसको अप्लाई करते हुए उसका जवाब देना होगा। स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन, एज ए स्टूडेंट मैं अगर बात करूं तो मैं कहता हूं सर चीज़ों को आसान कर दें कि मुझे समझ आए और मेरा पेपर पास हो। मुझे सारा टेक्स्ट समझ आ गया, पेपर नहीं पास, तो मैंने ऐसे टेक्स्ट का क्या करना। और मुझे टेक्स्ट नहीं समझ आया और मेरा पेपर पास है तो भी ख़तरा ही है कि कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मुझे पता ही नहीं होगा, वो कहेंगे पता नहीं कैसे पास कर लिए। सर समझ आ रही? तो ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पर ज़रूरी होती हैं। थ्योरी के पार्ट के लिए जो बच्चा कंसर्न्ड है उसका जवाब है कि बच्चों बहुत तसल्ली से आपको चीज़ें एग्जाम्पलीफाई करके बताई जाएंगी जिसको आपने पिक करना होगा। और थ्योरी जो बच्चे को याद करने में मसला ही है, जो बच्चे उससे तंग होते हैं, उसका एक सिंपल सा असूल है, जिस दिन पढ़ाएं उसी दिन उसको कवर करें, आप तंग नहीं होंगे। असल में जब आप एक टॉपिक पढ़ने के बाद 6 दिन उसको पढ़ते नहीं और 7वें दिन कहते हैं कि यार मैं आज वो सारा कवर कर लूँ, वो हो नहीं पाता। फ्रेश बात की बात और होती है और 4-5 दिन पुरानी पढ़ी हुई, 6 दिन पुरानी पढ़ी हुई बात और होती है। और फिर आपने 6 दिन में और आगे भी लेक्चर लिए हुए, ये प्रॉब्लम है। मैं अक्सर कह दूँगी आप जब आप एक लेक्चर लेते हैं ना, आपको लगता है कि वो आपको समझ आ गया और याद हो गया। रियलिटी ये है कि वो अभी सिर्फ हवा में होता है, जिस तरह मट्टी हवा में होती है। जो बच्चा घर जाता है और उसको पढ़ता है तो वो ज़मीन पर जिस तरह पानी छिड़के मट्टी के ऊपर तो वो ज़मीन के साथ चिपक जाती है ना, इसी तरह ही जो बच्चा घर जाके वो लेक्चर पढ़ता है तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के साथ चिपक जाते हैं, वो आपके हैं। ये जो अपने क्लास में पढ़ा और आप मुतमिन हो गए कि मुझे ज़हन में आ गए, ये गलत है, ये हवा में होते हैं। आपको लगता है कि वो आपके दिमाग में बैठ गए, नहीं बैठते। वो पता है कब बैठते हैं, जब आप घर जाते हैं, उसकी अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, उसके अल्फाज पढ़ते हैं, उसकी नॉलेज जज्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तब वो आपके ज़हन में बैठते हैं। सिर्फ क्लास लेना कभी भी फ़ायदेमंद नहीं है। क्लास लेना कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लास लेने के बाद जो लाजमी चीज़ है, ये क्लास लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री बात यह है कि आप उसको घर जाकर पढ़ें। घर जाकर पढ़ेंगे तो जो कॉन्सेप्ट क्लास में बताए गए हैं वो उस के साथ आपके दिमाग के साथ चिपकेंगे, तब जाके बात बनेगी। रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना लाजमी तौर पे, इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि सर इस तरह पढ़ाएं जिस तरह से पेपर आए।
और हम पेपर पास करें। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ये टॉपिक है इसको रट्टा लगा लो और उसमें से कोई न्यूमेरिकल सवाल आए तो हमारी अप्रोच ही ऐसी थी जो पॉसिबल नहीं थी। तो अप्रोच या रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़ाहिरी बात है, अब आपने हर बच्चे से मैंने इंडिविजुअली पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कुछ मैं भी चाहता हूँ भाई, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बुक को रीड कीजिए, बुक को रीड करें, क्लास में अटेंटिवली लेक्चर लें, किताब पढ़ें, रेगुलरली टेस्ट दें। ये 1.5 आवर है भाई, इसको थोड़ा सा अपडेट करें। 1.5 बहुत ज़्यादा नहीं है। 1.25 घंटे की क्लास के बाद 1.5 घंटा बस आपने घर जाके पढ़ना है। आपने 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना। असल गेम सीए में हार्डवर्क नहीं है, कंसिस्टेंसी है। देखिए, मेरे पास एक बच्चा है आगे कहता है कि सर मैं ज़रा जॉब करता हूँ तो मैं हर रोज़ घंटा नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं एक हफ्ते बाद सैटरडे वाला मेरा दिन ऑफ होता है, मैं उस दिन 8 घंटे पढ़ लूँ। ये फ़र्क है कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंसी कहती है हर रोज़ 1.5 घंटा। वो सर समझ आ रही है? हार्ड वर्क तो वो भी कर रहा है जो एक हफ्ते बाद 8 घंटे 9 घंटे पढ़, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये असल गेम है। जो ये कर जाता है ना वो दुनिया का कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर मुझसे कोई बंदा पूछे कि सर आपकी उम्र 36-37 साल हो गई है, आपने ज़िंदगी में क्या सीखा है, तो मैं कहूँगा इंसान जो चीज़ असल में करना चाहता है ना उसके हवाले से वो कंसिस्टेंट होता है। बस मैंने ये सीखा। मैंने ज़िंदगी में जो करना चाहा है ना और जो अचीव हुआ है वो इसलिए हुआ कि मैं कंसिस्टेंट था। आप अपनी लाइफ में एक बार उठाकर देख लें, जो जो आपने ज़िंदगी में चाहा है कि यार ये काम मैंने नहीं छोड़ना, उस हर चीज़ वो कंसिस्टेंटली मुमकिन हो पाई है, वरना नहीं होती। आप बीमार हैं, खाएं हम 10 दिन की गोलियां इकट्ठी खा लें, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, शायद आप भी साथ ही ख़त्म हो जाए। उसने सुबह खानी है, दोपहर खानी है, रात खानी है। एक तरतीब है, एक तरीका है, और कंसिस्टेंसी से खानी है। 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, गेम यही है। आप में से कितने बच्चे हैं जो 2-2 साल नहीं पढ़ाई की, जिन्होंने 2 साल वैसे ही ऑफ किया? आप हैं। जनरली क्या होता है, आप कंसिस्टेंसी से अपनी, कोई मजबूरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारी होगी या कोई भी, आप आम तौर पे हम देखें, हम पढ़ाई में कंसिस्टेंट है तो ही आज तक यहाँ तक पहुँचे। बड़े लोग हैं जो मिसाल के तौर पे जिन्होंने 6ठी पढ़ी है उसके बाद अब्बू के साथ दुकान पे गए हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं की। जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं ना वो आप क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि लाइफ में आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसकी चाबी यही है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए होती, मैं सही बता रहा हूँ। असल में बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है। आपने, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप वॉक करते हैं 4 दिन 6 दिन, आपको लगता है कि यार मेरा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन वो वज़न 6 दिन 8 दिन करने से होना नहीं है कम। लेकिन आप 3 माह करें तो हतमन कम होगा। मैंने सुना वैसे, ठीक है, क्योंकि मैं 6, 8, 10 दिन बाद कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, लेकिन जिन लोगों ने किया है वो नज़र आते हैं, वो उन्होंने कंसिस्टेंटली इसको कम किया। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। सीए की पढ़ाई असल में आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है। आप सोचे, मैंने आपको देखिए आवाज़ नहीं आ रही अब। 1.5 घंटा बहुत है। ये किताबी कहने की हद तक है, 10 घंटे पढ़ता हूँ, 8 घंटे पढ़ता हूँ, बातें हैं। 1.5 घंटा बहुत होता है, और इस 1.5 घंटे में भी संडे वाले दिन ना पढ़ें कोई बात नहीं, पढ़ें रोज़ का रोज़। कुछ नहीं कह सकता चाहिए आपको।
बड़ी ब्लर है यार तस्वीर। अच्छा ज़रा देखिएगा, टेक्स्ट की डिस्कशन है, बहुत से बच्चे रिपीट कर रहे हैं लेकिन मैं क्विकली इससे गुजरूंगा। टेक्स्ट में बेसिकली 3 एरियाज हैं। एक है बेसिक्स, 5 से 10%। एक है इनकम टैक्स, ये 60 से 75% है, और एक है सेल्स टैक्स, ये 20 से 30% है। 3 ही एरियाज हैं, इसी से ही पेपर आता है। मैंने ना आपके साथ पास पेपर एनालिसिस शेयर किया है, आपकी शीट में भी आ रहा होगा। अच्छा ज़रा अगर इसको आप देखें ना तो आपको पता चल रहा है कि इन्होंने कहा है 5 से 10%, और एक्चुअल में देखिए पिछले अटेम्प्ट में 7 नंबर का सवाल है, उससे पिछले अटेम्प्ट में 8 नंबर का, उससे पिछले अटेम्प्ट में 8 नंबर का। पहले 3 चैप्टर में से नॉर्मली इस तरह से सवाल आ रहा है। इनकम टैक्स की बात करें तो पिछले अटेम्प्ट में 69 का, उससे पिछले अटेम्प्ट में 67 का, उससे पिछले अटेम्प्ट में 62 का, तकरीबन 66% आ रहा है। जबकि आई कैप कहता है 60 से 75% आएगा, तो ये गिवन रेंज में ही सवाल आ रहे हैं। लेकिन असल काम की बात पता क्या है कि आप प्रिसाइजली असेस कर सकें कि अटेम्प्ट में कहाँ कहाँ से चल रहे। तो तकरीबन जो एवरेज आ रही है वो 66% की आ रही है। सेल्स टैक्स की बात करें, कहने को 20 से 30 है, लेकिन ऑन एवरेज ये 26 नंबर, 26 से 28 नंबर तक का आ जाता है। तो हर चैप्टर जिसको आप एक बार तैयार करने लगे, एक बार इसको इस शीट से आप गो थ्रू करके देख सकते हैं इसकी क्या वेटेज है। एक तरफ तो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और बेसिक, और दूसरी तरफ उसमें डिटेलिंग है, चैप्टर वाइज डिटेल है कि किस चैप्टर में से कौन कौन सा एरिया आता है या फॉल करता है। अच्छा अगली बात ये कि नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, कहने को ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, लेकिन यकीन माने आई कैप एग्ज़ाम में 20% के करीब रट्टा आता है जिसको क्रैम करना होता है। 80% क्या आता है, प्रैक्टिस पे सवाल आते हैं। प्रैक्टिस बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन में कहा कि सर हम चाहते हैं कि एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कराई जाए। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्लास में भी होगी, लेकिन फिर वही बात है कि मैं ये इस चीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि 10 सवालों की वीडियो आप देखें, उससे बहुत बेहतर है कि 4 सवाल आप खुद कर लें। मैं ना इसको ऐसे कहता हूँ कि सवाल कराता हूँ, ऐसे सवाल पूरा होता है। बच्चों कहते हैं समझ आ गया, उन्होंने कहा सर बेहतरीन समझ आ गया। सारे बच्चों को हैप्पी करके घर भेज दिया। अगले दिन बच्चा है कहता सर तुझे साढ़े ना गेम की थी। जब आप क्लास में थे, क्लास में कराए थे, एक भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब खुद किया है तो इतनी ज़्यादा गलतियां हुई हैं। मैं कहता हूँ यार ये ना हाथ की सफाई होती है। आई मेड थिंग्स ईजियर फॉर यू, उतनी आसान नहीं थी, मगर वो इतनी डिटेलिंग करने की वजह से वो आसान लगी। लेकिन आप जब उस ट्रैक पर चलते हैं तो आहिस्ता से चीज़ें आपके लिए भी इजी होने लग जाती हैं। अच्छा आम तौर पे ये बात भी हो जाए कि आम तौर पे जुलाई के 4 संडेज़ ऑन होते हैं। जुलाई के 4 संडेज़ और जून का लास्ट संडे, ये 5 संडेज़ में ऑन करवाता हूँ। या जून का लास्ट होएगा या अगस्त का पहला होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसमें किधर हैं। ये 5 संडेज हमारे ऑन होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। 2.5 घंटे की 3 घंटे की क्लास होती है, 4 न्यूमेरिकल करते हैं बैक टू बैक। मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर मैं एक बच्चे को एक दिन एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि भाई कल अगला करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल सीखता है क्लास में, घर जाता है, भूल के अगले दिन फिर आ जाता है। अच्छा मैंने एक बार ऐसे किया, 2 बार किया, मैं कह नहीं, मैंने उस बच्चे को बांध दिया यहाँ पर। एक किया घर नहीं जाना, अगला करो, अगला किया घर नहीं जाना, उससे अगला करो, वो किया घर नहीं जाना, उससे अगला करो। अब मैं उनसे कहूँगा अब भूल के दिखाओ मुझे। मसला ये है कि जब आप एक चीज़ 4 बार रिपीटेडली करेंगे तो आपकी ग्रिप में आ जाएगी।
तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द पीरियड, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर ये बात कह रहे होते हैं कि सर वो संडेज़ की क्लासेस बहुत इफ़ेक्टिव थी, क्योंकि आप ना अनफॉर्चुनेटली घर से पढ़ने की मिजाज बहुत कम बच्चों का होता है और उल्टा भूल के ही आते हैं अगले दिन। तो उसका हाल ये होता है कि जब एक गो में उनको 3-4 न्यूमेरिकल कराएं तो वो जितना भी भूलें फिर भी कुछ कुछ उन्हें याद रह जाता है, और पेपर के करीब प्रैक्टिस जब ज़्यादा एक्सटेंसिव करते हैं तो वो चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो सर प्रैक्टिस असल गेम है आई कैप एग्ज़ाम में। अच्छा जी, अब अगली बात यह है कि हमारी किताब है टेक्स्ट हेल्प बुक, टेक्स्ट हेल्प बुक, इसका एडिशन है 13th। ये किताब आपने लेनी है, सिंगल किताब है जिसके अंदर सारे नोट्स हैं, आई कैप की सारी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस है, हमने एडिशनल एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस दी हुई है, ऑटम 14 से लेके आज तक के सारे पास पेपर अपडेटेड कानून के मुताबिक दिए हुए। ये किताब आपने पकड़नी है, और इस किताब के ये मैं ऑथर हूँ, इसका 13 एडिशन हो गया। इस किताब की एक अच्छी बात ये भी है कि यही कि आपके पास स्लाइड जो चल रही होगी वो एग्जैक्टली लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसी किताब से होगा। मेरा एक थीम ये है पढ़ाने का कि यार जब आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है वो भी वही लफ्ज़ हैं, किताब में भी वही वो लफ्ज़ पढ़ेंगे, मैं बोल भी वही लफ्ज़ रहूँगा, घर जाके जब पढ़ेंगे तब भी वही लफ्ज़ पढ़ेंगे, तो उससे रिटेंशन बेहतर हो जाती है। मैं कोई लफ्ज़ बोल रहा हूँ, स्लाइड पे कुछ चल रहा है, किताब पे कुछ है, तो चीज़ें सिंक नहीं होती। सर समझ आ रही? तो वो चीज़ों को सिंक्रोनाइज इसीलिए किया गया होता है ताकि चीज़ें रिटेन होने में आसानी हो। सर क्लास पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बाद लेक्चर को रिटेन करना है तो उसे घर जाकर किताब से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जितने लोग भी पेपर नहीं पास कर सके, ज़्यादातर लोगों ने सिलेक्टिव स्टडी की होती है। अक्सर लोगों ने चैप्टर 14, 15, 16 छोड़ा होता है, और मज़े की बात है पिछली बार तो उसमें से बहुत ज़्यादा आया भी नहीं तो 2 अटेम्प्ट्स पहले 17 नंबर का उसमें से आ गया था। तो बच्चे वो पेपर पहली बार ही देख के समझ गए थे कि अगली बार हमने ये नहीं छोड़ना। तो नहीं ऐसा करना। आप देखिए, आपने जब एरिया छोड़ा होता है ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो आपको ना कॉन्फिडेंट नहीं होने देता पेपर में। ऊपर से जब आपने वो एरिया छोड़ा होता है तो जो चीज़ आपको नहीं आती आपको लगता है 15 चैप्टर में से आया होगा, असल में मैंने वो नहीं ना पढ़ा। वो होता नहीं है 15 में से, लेकिन आपको ये लगता है क्योंकि आपने छोड़ा होता है, आपकी कमज़ोरी होती है। तो सर समझ आ रही है? तो वो जब भी आपकी कहीं कमज़ोरी होगी ना, कहते हैं ना जो क्या कहते हैं इंसान की कमज़ोरी होती है, उसको लगता है हर वक्त के उसी पे हिट किया जा रहा है। आपने एक चैप्टर छोड़ा हुआ है, आपकी वो कमज़ोरी है, आपको जो पेपर में चीज़ नहीं ना आ रही, आपको लगेगा कि उस चैप्टर में से ही आई है, हालांकि वो ऐसा होता नहीं है। सर सेलेक्टिव स्टडी हम नहीं करेंगे, एक एक लफ्ज़ करके जाएंगे ताकि ये वाली दिक्कत ना आए। और सर टेस्ट वाली बात है, एक बात याद आ गई, हमारे साथ एक टीए थे और अच्छा बहुत शाइनिंग टीए था, 5 पेपर दिए, 5 पास वाला। तो एक दिन इस तरह पोस्ट रिजल्ट की क्लास ही थी, तो मैं बच्चों को कहता कि टेस्ट ज़रूर दे। तो मुझे उसने बड़ी अजीब बात की, उसने कहा कि सर मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर एक लेक्चर मिस हो जाए तो उतना नुकसान नहीं होता जितना एक टेस्ट मिस होने का नुकसान होता। कहते हैं टेस्ट असल में वो चीज़ है जो पूरे साइकिल को कंप्लीट करती है। टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया, स्टूडेंट ने किताब पढ़ी, स्टूडेंट को किताब समझ आई,
स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, टेस्ट देने से उसके अच्छे मार्क्स आए, जिसका मतलब है कि पीछे सिस्टम में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आपने क्लास मिस कर दी, टेस्ट अच्छा दे दिया, इसका मतलब है आप पकड़ लिया आपने टॉपिक को। लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम किधर है। सर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टेस्ट आपने मिस नहीं करना। टेक्स्ट हेल्प बुक 13th एडिशन है जो आप लोगों ने लेना। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास पुरानी किताब है वो यूज़ कर लें। अगर आपने पिछली किताब लास्ट अटेम्प्ट में मेरी किताब से पढ़ा था और उसी को ही याद किया हुआ है तो वो यूज़ करें, वरना मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अपडेटेड बुक पर जाएं। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई। बहुत ब्लर है, क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है सही से? आपने ही किया है? अच्छा ज़रा देखिएगा, फर्स्ट डे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सर कब कंप्लीट होगा सिलेबस। 4 अगस्त वाले वीक में, 4 अगस्त वाले वीक में टारगेट क्या है पता है? आशूरा की छुट्टियां आनी है, दरमियान में ईद की छुट्टियां आनी है, आशूरा की छुट्टियां आनी है। उस चीज़ को प्लान करते हुए हमने ये पूरा फॉर्म बनाया। 4 अगस्त वाला जो वीक होगा वो हमारा फाइनल वीक होगा। मिसाल के तौर पे ये 9 अगस्त को कह लें, 9 अगस्त वाले दिन शायद जुम्मा होगा या हफ्ता होगा, वो उस दिन हम इसको कंक्लूड करेंगे सेशन को। प्लान्ड है इतने अरसे से बार बार पढ़ाकर, यानी ऑन एवरेज मेरे 5 से 6 सेशन होते हैं, तो 10 साल में 20 सेशन है। हर सेशन में 6 क्लासेस हो तो ये 120 बनते हैं, और इतने ही टाइम रिवीजन कर लें तो ये 240 बनते हैं। तो मैं तकरीबन मुबालगा ना हो जाए तो 300 बार टेक्स्ट पढ़ाया है। तो बात सिर्फ ये है कि एक उस बेस पर हमारी एक प्लानिंग है कि इस तरह से होगा। गरचे आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द व्यू कि भाई अगर एक बच्चा कह रहा है मुझे नहीं समझ आई तो मैं अपना शौक़ पूरा करने तो नहीं ना आया, मैं तो आपको पढ़ाने आया हूँ। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आगे नहीं पढ़ा सकता। सर समझ आ रही है? उस की एडजस्टमेंट हमने इसके अंदर ऐड की होती है ऑलरेडी। क्योंकि ये देखिए जो फर्स्ट हमारा मंथ है ना, इसमें हमने रिलेटिवली कम एरिया रखा है ताकि एक बार सिंक हो जाए चीज़ें, आप लोगों को टीचर की समझ आने लग जाए, और फिर उसके बाद जब समझ आ जाती है तो फिर उसके बाद रिलेटिवली ज़्यादा कोर्स एक वीक में कवर कर रहे हो। डन सर जी? इंशाल्लाह 4 अगस्त वाला से जो वीक शुरू हो रहा है वो हमारा लास्ट वीक होगा ऑफ द सेशन, और इसमें हम वो करा देंगे। कोई बात आप करना चाहें तो प्लीज़ पूछिए। जी सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। आप में से कितने लोग हैं जो रिपीट कर रहे हैं? सवाल दूसरा है जी। हमारे पास 5-7 मिनट हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लें पुराने एक्सपीरियंस को, उसको डिस्कस करते हैं ज़रा। ये जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इनके लिए भी वो फूड फॉर थॉट होगा कि यार देखो, जो बच्चा पहली बार पढ़ा है उससे ज़्यादा चौकस होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक बंदा वो कुएं के पास खड़ा 36 कही जा रहा है
कहते हैं हाँ जी भाई, वो उसको दिखा देगी, कहते हैं 37। तो ये ना, ये सारे 36 कह रहे हैं। आपने ज़्यादा अलर्ट होना है और पिक करना है कि क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने कहाँ इम्प्रूव करना है। ठीक है सर, कहाँ पे प्रॉब्लम आई आपको पेपर में? प्रैक्टिस की वजह से पेपर नहीं पास हुआ जी, टैक्स ना देने की वजह से। पता नहीं 44 नंबर आए थे और पेपर भी 100% अटेम्प्ट किया था। आपको मैसेज भी किया था कि पेपर अच्छा हुआ है, करोगे। आपको क्या लगता है? 11, 12, 13, 14, 15 मेरे हिस्ट्री नहीं करते थे, वैसे मैंने पढ़ाई कर दी। ठीक है सर, तो अगर आप लॉसेस वाला चैप्टर, क्रेडिट्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। जी सर। टाइम नहीं दिया सर। टेस्ट सर प्रैक्टिस कम थी और 14, 15, 16 चैप्टर किए जी। लास्ट 20 डेज में पढ़ा था, मुझे लगता है उसमें अब कंबाइन एक रीज़न तो नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें मिस हो गई। लेकिन टाइम कम दिया उस सब्जेक्ट को जितना देना चाहिए था। आप लेस प्रैक्टिस, आपकी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी सर प्लीज़ आप बताइए, आप फर्स्ट पहली बार दे रहे हैं? आप पहली बार क्या जी, पेपर में या तैयारी करते हुए? जी, सिलेक्टिव स्टडी। कौन से चैप्टर छोड़े थे? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਆਏ नहीं पेपर हैं, क्रेडिट वाले भी छोड़ते। ठीक, मैं आगे पूछा नहीं इसका, ये मतलब नहीं कि बाकी आता था, मैंने कहा भाई इतने ब्रेक ला दे, समझ रहे सर? पेपर आता था मेरे मुताबिक, जो पिछली अटैम्प्ट का पेपर है वॉज वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर इन रिसेंट 6 से 8 अटैम्प्ट्स। पिछले अटैम्प्ट का पेपर बहुत आसान पेपर था। अच्छा, मेरे लिए खुद मैं सेन में सोच के बैठा हुआ था 50% रिजल्ट आएगा इस बार, क्योंकि मेरे जितने बच्चे थे वो तो मैसेज दबादब कर रहे हैं कि सर तबाही कर दी, ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे ना, मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि यार कुछ ऐसा ना आ जाए जो मैंने डिस्कस ना किया हो। मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियस में ये होता हूँ कि यार मिसाल के तौर पे पिछली से पिछली अटेम्प्ट में एक 2 मार्क्स का सवाल आया, पैरेट वाला, शायद आप में से किसी ने अटेम्प्ट किया हो। पैरेट वाला सवाल आ गया था कि वो कैपिटल एसेट है या नहीं है, वो वाली बात कराएंगे इंशाल्लाह। तो वो बच्चे ने मुझे कहा कि सर ये मैंने नहीं डिस्कस किया। फिर मैं आपको बताया कि यार कैपिटल गेन के चैप्टर में ये बातें हुई हैं। वो कहता है, वो उसी वक्त कहने लगा कि सर ठीक है अब 100 पूरे हो गए। मुझे लगता है कि यार मुझे पेपर को एंटीसिपेट करके अपने बच्चे को तैयार करना उस पेपर के लिए। मैं आपको स्प्रिंग 25 के लिए नहीं पढ़ा रहा सर, स्प्रिंग 25 हो गई है, मैं आपको ऑटम 25 के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, तो मैं तो एंटीसिपेट करूँगा पेपर को भी और सोचूंगा कि पेपर में क्या क्या आता है और फिर आपको पढ़ाऊँगा ना सर। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे बड़ी क्रूशियल हैं। सर आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहे। और क्या करते हैं आप इसके अलावा? नहीं, सीए के अलावा क्या कुछ और कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? फैमिली बिजनेस है। ये फैमिली बिजनेस शॉप से, 2 शॉप से सर। किस चीज़ की? सर एक सुपर स्टोर है और एक डेयरी फार्म है। ठीक हो गया सर, थोड़ा थोड़ा टाइम ही सीए को दे देंगे, टिप टिप करते रहें साथ साथ। सीए के साथ वो मतलब कास्ट और ऐसा मतलब पेपर आ जाते हैं सर, तो उसके टाइम में मुश्किल होती है सर, तो फिर ऐसा ड्रॉप करना पड़ा पिछले 2 टाइम से। आप पक्का सोचा ये देना? इस बार तो पक्का नहीं। अल्लाह करे सर। जी अच्छा, देखिए मैंने आप सबसे बात की, सिवाय इन भाई के बाकियों की बात तो समझ आती। ये ना टेस्ट ना देना इज़ नॉट द रूट कॉज। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे
तो आई विल मेक यू रियलाइज कि आपको समझ में आता ही नहीं था। टेस्ट ना देने से आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि आपको नहीं आता था। फिर आपने टेस्ट नहीं दिया तो अल्लाह पाक शुक्र, अब आपको क्या पता। एक पुराने दौरों में भी, आज से 300 साल पहले भी लोगों को हार्ट अटैक होता था, लेकिन वो यही कहते थे कि पता नहीं अबू रात को खांसी आई है, अल्लाह का हुक्म, सो गए। उस वक़्त वो सारी जदीद वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, उस वक़्त वो चीज़ें नहीं थी कि पता चल जाता कि यार असल में ये हार्ट अटैक हुआ। यार मेरा पॉइंट समझ आया। जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं किया, टेस्ट ही नहीं दिया, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं फेल क्यों हुआ। फेल होने की वजह तो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाई। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि बच्चों, मेरे मुताबिक अगर मेरा छोटा भाई हो और उसका पेपर फेल हो जाए तो मैं उसको सिंपली ये कहूँगा, बेटे बैठो और स्क्रैच से पढ़ना शुरू करो। ज़िंदगी में खुशियाँ, गम, प्रॉब्लम, मसाइल साथ साथ हैं। आपने अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज करना है, फ्रॉम द डे वन सीरियस रहना, चुप करके नए सिरे से पढ़ना। सर कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो हर तरह के मसले का हल होता है। मैं मानता हूं अगर आप दोबारा से क्लास लें, सीरियसली उसको टेकअप करें, अपडेटेड लेक्चर लें, रेगुलरली टेस्ट दें, टेस्ट टीचर के साथ डिस्कस करें, कंसल्ट करें, अपनी गलती आइडेंटिफाई करें, आप फेल नहीं हो सकते सर। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर प्रॉब्लम का हल होती हैं। सर ये क्लास लेना, ये सेशन ज्वाइन करना इंशाल्लाह हर प्रॉब्लम का हल है। मैं ये एक वीडियो शेयर की थी, शायद आप में से किसी ने देखी हो, वाई स्टूडेंट फेल अगेन। उस वीडियो को देखिए सर। फिर वही बात है कि मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो दिहाड़ी लगा के गायब हो जाऊँगे, घंटा पूरा हो गया, लो जी मैं 5000 जेब में डाला, मैं निकल गया। मैं पढ़ाता हूँ, और जब मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाना है, और ये सोचता हूँ मेरे पास स्टूडेंट कैसा आ रहा है, और ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट कैसे पास होगा। ये जैसे जैसे आप टीचिंग में आगे बढ़ते हैं, आप दो ही चीज़ें, मैं मेरे पढ़ाने में गलती है, स्टूडेंट के समझने में गलती है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट घर जाके उस तरह प्रैक्टिस नहीं करता, मैं स्टूडेंट को यहीं पे ही बिठा के 4 न्यूमेरिकल करा के घर भेजता हूँ, मुझे लगता है, मेरा तजर्बा है। तो सर मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या वजह है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। मेरा निचोड़ यही है, क्लास में ईमानदारी से पढ़ें, और ऐसे पढ़ें जैसे नया बच्चा पढ़ा, बेवकूफ़ बन के। मुझे ना, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि यार सीए ना बेवकूफ़ बन के करो, सियाने ना बनो। वो हमारा एक दोस्त है, उसे हर चीज़ का पता होगा। उसे पता साथ वाली बिल्डिंग बिक गई है, इतने की बिकी है, नया कॉन्ट्रैक्टर आ गया है, नई बिल्डिंग बनने वाली। उससे पूछेंगे ना, यार तुम्हें पता है साथ वाली बिल्डिंग के घर नहीं, क्या हुआ है? यार वो बिक गई। अच्छा, वो तो नए कॉन्ट्रैक्टर आ गए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, जब बेवकूफ़ बन के एक्टिंग करेगा, सारी इंफॉर्मेशन मालूमात हासिल करेगा, उसको कुछ पहले भी पता है, कुछ ये भी बताएगा, उसके पास इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी। और अगर जो शाना बनेगा, हाँ पता है मुझे यार वो बिक गई, वो ये बनने से ना इंसान आगे सीखने के लेवल पे रुक जाता है। वो सर समझ आ रही है तो सीए कैसे करना है, बेवकूफ़ बन। यकीन करें आप एक बार सीए कर लें, आपकी सादगी को लोग स्टाइल कहेंगे और आपकी बेवकूफ़ी को समझदारी कहेंगे। आपको आज लोग कहते हैं ना यार तू तो चुप कर, कल कहेंगे यार तू तो कुछ बोल। यकीन करें आप उस वक्त भी इतने ही बेवकूफ़ होंगे।
लेकिन टाइम की बात है। ये टाइम बेवकूफ़ बन के सीए करने का है, बिल्कुल वो कर ले, उसके बाद जब आप वो अचीव कर लेंगे, वो अटेन कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें उसके साथ आ जाएंगी। कंक्लूजन ये है कि यार सीरियस रहना है, थ्रू आउट द सेशन कंसिस्टेंट रहना है। मैं कोई ये बात नहीं करता कि मुझे लगता है ये आसान है, लेकिन आप उस तरीके से चलते नहीं हैं जो तरीका इसको चलने का है। आपने बाहर निकलना है तो उसका ये दरवाज़ा है और कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इस दीवार पे टक्कर मारने लग जाएं और रोने लग जाएंगे मुझसे बाहर नहीं निकला जा रहा, तो सर आपकी अप्रोच ठीक नहीं है ना। निकलना तो आसान है सर, सीए से भी निकलना इतना ही आसान है जितना इस दरवाजे से निकलना आसान है। सिर्फ पता ये होना चाहिए कि यार ये रास्ता है जिससे मैंने निकलना, और अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो आप दीवार के साथ टक्कर लगाते रहेंगे, और हर बार जब टक्कर लगाएंगे तो इधर उधर कहेंगे बहुत मुश्किल है सीए, नहीं हो रहा, ये आपको रास्ता नहीं पता चल रहा। और एक ट्यूटर जो अपने बच्चे को सबसे कीमती चीज़ देता है ना, वो डायरेक्शन और रास्ता देता है। वो आप हमसे लें और सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, मेहनत भी कराएंगे कि इंशाल्लाह थ्रू हो जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।